गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अरिहंत प्रकाशन जो नेमी पैटर्न पर आधारित है, इससे ऊष्मा उपचार अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराया जा रहा है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 46। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कार्बोराइजिंग पदार्थ नहीं है। तो पहला पूछा जा रहा है पेट्रोल, पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा विकल्प है पेट्रोल, तीसरा केरोसिन, चौथा है लकड़ी का कोयला। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कार्बोराइजिंग पदार्थ नहीं है, तो अमोनिया कार्बोराइजिंग पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 47। पियर लाइट में फ्लोराइड का मिश्रण होता है। तो देखिए ये प्रश्न तथ्यात्मक है, इसका सीधे सीधे आपको उत्तर ही याद करना पड़ेगा और आप इसको रट लीजिए कि पियर लाइट में फ्लोराइड का जो मिश्रण होता है वो 88% होता है। अगला जो क्वेश्चन है 48 का, ऑस्टेनाइट संरचना बनाता है कितने तापमान पर? तो ये उत्तर होगा 723 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए इस अध्याय में आपको फैक्ट वाले प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे जिनका एक ही उपचार है कि आपको उसको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर कहा जाए कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है तो है। अगर किसी का नाम ये है तो नामकरण कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो 49 का नंबर का क्वेश्चन है कि लेड बाट टेम्परिंग में टीन तथा शीशे का अनुपात क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 7:5 का। अगला जो विकल्प प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 50, साइनाइडिंग की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। तो आपको साइनाइडिंग की जो प्रक्रिया है उसमें बताया गया था कि इसमें करते क्या हैं। साइनाइडिंग की जो सबसे अधिक प्रचलित विधि है वो गैस साइनाइडिंग है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है कि मार्टिन स्ट्रक्चर को टूरासाइट स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? टेम्परिंग इसको कहा जाता है। मार्टिन स्ट्रक्चर को टूरासाइट स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को टेम्परिंग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? टेम्परिंग। इसमें यह कहा जाता है कि मार्टिन स्ट्रक्चर को टूरासाइट स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को हम टेम्परिंग कहते हैं। और टेम्परिंग की प्रक्रिया यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसमें टेम्परिंग के उद्देश्य भी बताए गए थे कि हार्डनिंग से उत्पन्न रेजिड्यूअल स्ट्रेस को समाप्त करना, जाब में आई भंगुरता तथा तन्यता, भंगुरता को कम करना तथा तन्यता को बढ़ाना, जाब की सामर्थ्य को बढ़ाना, जाब में कठोरता को कम करना। ये आपका क्या है? टेम्परिंग के उद्देश्य हैं। और टेम्परिंग कैसे होती है? हार्डनिंग प्रक्रिया के दौरान जब स्टील में मार्टेनसाइट बनाने के लिए उसे तेज़ी से ठंडा किया जाता है तो उस समय उसमें असमान रूप से ठंडा होने के कारण रेजिड्यूअल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण इसमें भंगुरता आ जाती है। इसके अतिरिक्त मार्टेनसाइट बहुत ही कठोर तथा भंगुर पदार्थ होता है, इसके कारण भी स्टील में भंगुरता आती है। तो इस प्रकार कठोर की गई स्टील इतनी भंगुर हो जाती है कि उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है तथा आघात, कंपन या तनाव सहन नहीं कर पाती है। इस भंगुरता को समाप्त करने के लिए स्टील को मार्टेनसाइट संरचना को टू साइड संरचना में परिवर्तित करना टेम्परिंग कहलाता है। यहाँ पे जो है आपने पूरा देखा कि हमने बताया क्या कि हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद जब स्टील में मार्टेनसाइट बनाने के लिए हार्डनिंग प्रक्रिया के दौरान जब स्टील में मार्टेनसाइट बनाने के लिए उसे तेज़ी से ठंडा किया जाता है तो उस समय उसमें असमान रूप से ठंडा होने के कारण रेजिड्यूअल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब उसमें जो है बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण इसमें भंगुरता आ जाती है। तो जब मार्टेनसाइट हम बनाने के लिए उसको तेज़ी से ठंडा करते हैं स्टील को हार्डनिंग प्रक्रिया के दौरान,
तो उसमें रेजिडुअल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण उसमें भंगुरता आ जाती है। इसके अतिरिक्त मार्टेनसाइट बहुत ही कठोर तथा भंगुर पदार्थ होता है, इसके कारण भी स्टील में भंगुरता आती है। इस प्रकार कठोर की गई स्टील इतनी अधिक भंगुर हो जाती है कि उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है तथा यह आघात, कंपन या तनाव सहन नहीं कर पाती। इस भंगुरता को समाप्त करने के लिए स्टील की मार्टेनसाइट संरचना को टू साइड संरचना में परिवर्तित करना ही टेम्परिंग कहलाता है। और यही आपको अगले विकल्प में बताया गया था कि पूछा गया था कि स्टील की मार्टेनसाइट संरचना को टू साइड संरचना में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि मार्टेनसाइट संरचना, स्टील की जो मार्टेनसाइट संरचना है उसको ट्रू साइड संरचना में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, टेम्परिंग कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था यहाँ पे देखिएगा, जो क्वेश्चन संख्या 51 था कि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को टूरासाइट स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है, टेम्परिंग। अगला जो प्रश्न है कि नाइट्राइडिंग की जाती है, तो पहला विकल्प है मैग्नीज स्टील की, दूसरा विकल्प है क्रोमियम स्टील की, तीसरा विकल्प है कार्बन की और चौथा है उपरोक्त सभी। तो नाइट्राइडिंग ये सभी प्रकार की स्टील की जाती है, जिसमें मैग्नीज स्टील की भी की जाती है, क्रोमियम स्टील की भी की जाती है और कार्बन की भी की जाती है। अगर आप इस प्रश्न की परिभाषा देखेंगे, नाइट्राइडिंग नाइट्राइडिंग में हमने बताया था कि इसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है अमोनिया के एनवायरनमेंट में। देखिए आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा नाइट्राइडिंग। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्राइडिंग की जाती है, तो मैग्नीज स्टील में पूछा गया था, क्रोमियम स्टील में पूछा गया था। तो इसको देखिएगा, इस्पात की ऊपरी सतह, मतलब स्टील की ऊपरी सतह में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की विधि को नाइट्राइडिंग कहा जाता है। जो स्टील होता है उसकी ऊपरी सतह में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की विधि को नाइट्राइडिंग कहा जाता है। एल्युमिनियम, क्रोमियम या वैनेडियम मिश्रित स्टील को अमोनिया गैस के वातावरण में। तो अब यहीं से आपको ये ध्यान देना था कि जो आपका प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि नाइट्राइडिंग किस प्रकार के स्टील में की जाती है। तो आपने ये देखा कि एल्युमिनियम, क्रोमियम या वैनेडियम मिश्रित स्टील को अमोनिया गैस के वातावरण में 500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है, ठीक है। और अमोनिया के विघटन से प्राप्त नवजात नाइट्रोजन स्टील में विद्यमान अलॉइंग एलिमेंट के साथ संयोग करती है तथा नाइट्राइड बनाती है। ये नाइट्राइड एक निश्चित सीमा तक ही बन पाते हैं। इन अवयवों के कारण स्टील में कठोरता आती है। लेकिन हमें जो जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढना था उसमें ये ढूंढना था कि नाइट्राइडिंग किस प्रकार के स्टील में की जाती है। तो उसमें विकल्प था कि क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और ये सभी। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि बोला क्या गया कि एल्युमिनियम, क्रोमियम या वैनेडियम मिश्रित स्टील को, तो इसका मतलब कि जो स्टील में कुछ भी मिलाया जाता है उसमें नाइट्राइडिंग की जाती है। तो क्वेश्चन संख्या 52 जो था, देखिए नाइट्राइडिंग की जाती है मैग्नीज स्टील की, क्रोमियम स्टील की, कार्बन की। उत्तर है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो क्वेश्चन संख्या 52 है इसको देखिए। अगला है कि टेम्परिंग के लिए हाई स्पीड स्टील को गर्म किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या, 560 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन हार्डनिंग कार्बन वाले स्टील के पुर्जों के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 0.5%, अर्थात इंडक्शन हार्डनिंग 0.5% कार्बन वाले स्टील के पुर्जों के लिए ही उपयुक्त है। मतलब जिस स्टील में कार्बन की प्रतिशतता केवल 0.5% है, उन्हीं में केवल इंडक्शन हार्डनिंग की विधि जो है उपयुक्त है।
स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? पहला है कठोरता बढ़ती है, दूसरा है दृढ़ता बढ़ती है, तीसरा है दृढ़ता कम होती है, चौथा है तन्यता बढ़ती है। तो स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पे कठोरता बढ़ती है। तो 55 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 56 कि कार्बन स्टील को पर टेम्पर किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान तक इसको टेम्पर किया जाता है। तो कार्बन स्टील को जब टेम्पर किया जाता है तो तापमान का रेंज कितना होना चाहिए? 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर का कि निम्न में से कौन सी गैस कार्बोराइजिंग में इस्तेमाल होती है? तो इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, एथेन, प्रोपेन, उपरोक्त सभी। तो कार्बोराइजिंग मेथड के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है, एथेन का भी इस्तेमाल होता है, प्रोपेन का भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है कि स्टील को गर्म और ठंडा करके इच्छित गुण प्राप्त करने की विधि को ही क्या कहा जाता है? तो इसको नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। स्टील को गर्म और ठंडा करके इच्छित गुण प्राप्त करने की क्रिया को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को घिसावरोधी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पहला है नॉर्मलाइजिंग, दूसरा है हार्डनिंग, तीसरा है अनिलिंग, चौथा है टेम्परिंग। तो घिसावरोधी बनाने के लिए किसी भी धातु को अगर घिसावरोधी बनाना है तो इसमें जो उपचार की विधि अपनाई जाती है उस विधि का नाम होता है हार्डनिंग। मतलब धातुओं को कठोर किया जाता है जिससे कि वो घिसे नहीं। अगला प्रश्न निम्न में से किस धातु का थर्मोकपल थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर में प्रयोग किया जाता है? तो पहला है निकिल रोडियम, कापर, टंगस्टन, निकिल, एल्युमिनियम, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी थर्मोकपल थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीडियम कार्बन स्टील के लिए नॉर्मलाइजिंग तापमान होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 760 डिग्री सेल्सियस से 815 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपको टेम्परेचर रेंज याद करना होगा कि मीडियम कार्बन स्टील के लिए नॉर्मलाइजिंग जो तापमान होता है वो 760 डिग्री सेल्सियस से 815 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेम्परिंग प्रक्रम किसके पश्चात किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि टेम्परिंग जो प्रक्रम है वो हार्डनिंग प्रक्रम के बाद किया जाता है। जो उपचार की विधि है हार्डनिंग, उसके बाद क्या किया जाता है? आपका जो है टेम्परिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 63 कि साइनाइडिंग के द्वारा प्राप्त अधिकतम कठोरता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? Rc65। मतलब साइनाइडिंग के द्वारा जो कठोरता होती है उसको अधिकतम उसका मेजरमेंट कितना होता है? Rc65। अगला क्वेश्चन है हाइपर यूटेक्टोटाइड इस्पात की अनिलिंग के लिए तापमान है। तो अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का इंडक्शन हार्डनिंग में जाप की बाहरी सतह पर लगाई गई इंडक्शन कॉइल को कहते हैं। तो इसको कापर इंडक्टर कहते हैं। अर्थात इंडक्शन हार्डनिंग में जाप की बाहरी सतह पर लगाई गई इंडक्शन कॉइल को कापर इंडक्टर भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फेराइड की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ये आपका तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रयोग विधि द्वारा ज्ञात होता है कि फेराइड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 2800 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और टेंसाइल का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है इसका मात्रक। और यहाँ पे फेराइड का जो है आपको 2800 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से आयरन की सबसे अधिक मुलायम संरचना है। तो इसमें आपको जो विकल्प दिए गए हैं कि फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो जो आयरन की सबसे अधिक मुलायम संरचना होती है वो फेराइट है। इसका मतलब 67 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है कि शुद्ध सीमेंटाइट में कितने % कार्बन होता है? तो ये भी आपका फैक्ट वाला प्रश्न है। शुद्ध सीमेंटाइट में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 6.5% या 6.67% के बराबर होती है। अब
इससे अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हार्डनेस परीक्षण विधि है। तो पहला है कि विकर्स, ब्रिनल, रॉकवेल और चौथा है ये सभी। तो आपने जैसा देखा होगा इस अध्याय को जब पढ़ाया गया था कि हार्डनेस परीक्षण में ये सारी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या बन जाएगा, ये सभी, क्योंकि हार्डनेस की परीक्षण के लिए बेकर्स भी इस्तेमाल होता है, ब्रिनल भी होता है, रॉकवेल विधि भी इस्तेमाल होती है। तो इनको बस केवल 3 विधियों का आपको नाम याद रखना है कि ये इस्तेमाल होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि स्टील की केस हार्डनिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो केस हार्डनिंग में होता क्या कि स्टील की ऊपरी सतह को हार्ड किया जाता है। तो इसमें जो पहला चरण है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग बोलते हैं। और कार्बोराइजिंग में कौन कौन से गैस इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको बताया गया था कि एथेन, प्रोपेन और आपको ये गैसें इस्तेमाल की जाती हैं कार्बोराइजिंग में। लेकिन ये यहाँ पे जो प्रश्न था कि स्टील की केस हार्डनिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो उसका नाम है कार्बोराइजिंग। तो आज ये आपका ऑब्जेक्टिव जो पूरा सीरीज़ था इस अध्याय का हीट ट्रीटमेंट का समाप्त हो चुका है। आगे हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।